क्या ओवरथिंकिंग आपकी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? रात को, दिन में, सुबह, शाम एक थॉट आता है एंड इट इज फॉलोड अप बाय thousands of thoughts, all negative. So this podcast is for you. Hi everyone, my name is Sneha Nigam and I'm the founder and CEO at Mind Cafe India, India's coolest mental health platform. जहाँ पे ना ही हम सिर्फ काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, बट वी ऑल्सो ब्रिंग इन मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स लाइक रेकी हीलर्स, योगा प्रैक्टिशनर्स, डाइट कोचेस, स्पिरिचुअल लीडर्स एट्सेट्रा. हमारे पास एक एनोनिमस प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप बेझिझक अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, कैन गेट वैलिडेटेड फ्रॉम पीपल who have been through similar situations and it is psychologist supervised. आज के पॉडकास्ट में हम 3 बहुत महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर 1, ओवरथिंकिंग और उसे कैसे ओवरकम किया जाए. नंबर 2, समाज का हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है. और नंबर 3, विच इज़ वेरी प्रेवलेंट कंट्रोवर्सी फ्रॉम इंडियाज गॉट लेटेंट. तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी. ये ना ही सिर्फ एक बहुत ही पॉपुलर और वेल नोन साइकियाट्रिस्ट है, बट ऑल्सो एक बहुत पॉपुलर ऑथर भी हैं. इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है ओवरथिंकिंग से आज़ादी, और इनका मिशन है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ और कैसे उसके सॉल्यूशंस और उसमें हेल्प ढूंढी जा सकती है. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर. थैंक यू स्नेह, और आपको सबसे पहले शुभकामनाएं कि आप मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं दूसरे युवाओं का एक रोल मॉडल भी बन रही हैं कि इस फील्ड में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कैसे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं. और इसी कड़ी में आपने मुझे इस विषय पर बात करने के लिए बुलाया. मेरी तरफ से आभार स्वीकार करें. थैंक यू सो मच सर. तो सर सीधे बात स्टार्ट करेंगे ओवर थिंकिंग से, जो कि सभी के लिए बहुत रिलेटेबल होगा इंक्लूडिंग मी. कि आज की जनरेशन में या इवन हमारी जो पुरानी जनरेशन है, एक लूप में फंस जाते हैं. एक थॉट आया, उससे नहीं निकल पा रहे हैं और फिर उसी से एंग्जाइटी हो रही है, उसी से हार्ट बीट बढ़ रही है, स्ट्रेस हो रहा है. तो सर ओवर थिंकिंग क्यों होती है और हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करके इस पे काम शुरू कर सकते हैं? देखिए, ओवर थिंकिंग का जो सामान्य मतलब है कि थिंकिंग का ओवर होना. तो ओवर शब्द हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब सोच की प्रक्रिया जो है मुझे किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा रही है. नुकसान सबसे पहले कि मैं इनडिसिसिव हूँ, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये काम शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मैं काम कैसे करूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, मैंने पहले जो काम किया था उसका कहीं परिणाम तो नहीं है, मैं अभी ये काम कर रहा हूं, आगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर गए हैं, कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मैं एक अच्छी माँ हूँ कि नहीं हूँ, मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी. तो ऐसे थॉट की एक चेन चलती रहती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. इसके जो कारण हैं वो बहुत ही सामान्य कारण से लेकर के गंभीर मानसिक रोगों का एक लक्षण हो सकता है. सामान्य कारणों की बात करें तो कई बार हमारे जो एडजस्टमेंट होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती है. जो आसपास का वातावरण है वहाँ पर लोगों का व्यवहार वो हमें ट्रिगर कर सकता है. वो हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उतनी हमारी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन हम वो पूरा नहीं कर पाते, उसमें भी हो जाती है. कई बार ये गंभीर मानसिक रोगों का, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसका लक्षण हो सकता है. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उसका लक्षण हो सकता है. सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर उसका लक्षण हो सकता है. सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी उसका एक लक्षण हो सकता है. डिप्रेशन का लक्षण होता है. और कुछ लोग इसने उनकी पर्सनालिटी में जो उनके सोचने समझने का तरीका होता है उसमें भी कई बार स्वभावगत ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, जिसे सामान्य भाषा में हम डिसफंक्शनल पर्सनालिटी ट्रेट्स कह सकते हैं, जहां पर एक एंजाइटी का बेस उनका व्यवहार का एक लाक्षणिक गुण होता है, उनकी पर्सनालिटी का एक सील ठप्पा होता है कि यार ये व्यक्ति एंग्शियस है. कई बार देखो आर्थिक कारणों का सामना करना पड़ता है. महिलाओं को देखिए कि इतनी ज़्यादा आर्थिक आज़ादी नहीं है,
एक गृहिणी मैंने अभी एक बुक भी लिखी है, ओवर थिंकिंग से आज़ादी। उसमें कई सारे केसेस का मैंने जिक्र किया है, डिफरेंट डोमेन को मैंने छुआ है, उसमें अलग अलग केसेस के बारे में मैंने बताया है। खैर उस पर बाद में आते हैं। जिक्र इसलिए आया है क्योंकि किस तरीके से मैं इसको समझा सकता हूँ। तो इसके आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, पैसे का कैसे मैनेजमेंट करना है, या मुझे मिस मैनेजमेंट हो गया है। और देखो स्नेहिल, बाजारवाद ने हमें अपना गुलाम बना के रखा है। हम कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद लेना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि मेरी एक्स अमाउंट इनकम है, मैंने 10x अमाउंट का कोई आइटम खरीद लिया है, और मेरी इनकम का जो थर्ड हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, वो EMIs के लूप में जा रहा है। अब 27-28 को मुझे थिंकिंग का लूप चालू हो गया, क्या होगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा, खर्चा कैसे हुआ। और ये लूप से 1 तारीख को जब आए पैसे कट गए, उसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं उनसे मैं घर कैसे चलाऊँगा। एक स्टूडेंट है, उसको घर से 3,000 रुपये आ रहे हैं, हो सकता है इस बार 2,000 रुपये आए हों। किराए के पैसे कैसे आएंगे, खाने के पैसे कैसे आएंगे, और जो ट्यूशन की फ़ीस है वो कैसे जाएगी। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कई लोग परफेक्शन का शिकार हो जाते हैं। जब तक ये काम इतना नहीं हो जाएगा तब तक उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो व्यवहार के जो समस्याएं हैं वो आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं। एक बच्ची मेरे पास PSC के लिए आई, बोली कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। क्यों? पापा ने बोला ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद शादी कर देंगे। वो उसके लिए कॉज बन गया। तो आप देखिए कि जो इनके जो कॉज हैं वो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बायो साइको सोशल मॉडल हमें अपनाना है मेंटल हेल्थ के लिए। जब मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूं तो ये समझना चाहिए कि मैं मेंटल इलनेसेस को ही कवर नहीं कर रहा हूं। मेंटल हेल्थ का मतलब है मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है, मेरे सोचने समझने की शक्ति कैसी है, मेरी निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, मैं रिलेशनशिप को कैसे निभा पा रहा हूँ, मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा कर पा रहा हूँ, क्या मैं कुछ प्रोडक्टिव हूँ देश समाज के लिए, वहाँ पे कुछ कर पा रहा हूँ। तो पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे डेफिसिट्स हैं, तो वो भी खराब मेंटल हेल्थ की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अच्छे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपको मेंटल इलनेस नहीं है। मेंटल इलनेस जो कि हमारी साइकेट्री की बुक्स में डिफाइन है, ज़रूरी नहीं कि उनके क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हो। बिना मेंटल इलनेस हुए भी आप ओवर थिंकिंग के खराब मेंटल हेल्थ से जूझ रहे होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक सामने दिख रहा शब्द है जिसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सर, जैसे कि फिज़िकल हेल्थ से भी हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डिसीज़ ही हो जाए, बट आप इन जनरल जिम जाने की कोशिश करते हैं, अच्छा खाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको वो प्रॉब्लम्स ना हो। सो मेंटेनिंग हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओवरऑल हेल्थ बेसिकली। बट सर, आपने जो इतनी सारी चीज़ें हमें बताई कि इस रीज़न से हो सकता है ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, तो एक मेरा सवाल था सर कि सिर्फ कोई रीज़न ही होगा क्या? ज़रूरी है कि ऐसा कोई रीज़न हो जिसके कारण हमें ओवर थिंकिंग हो रही हो? क्योंकि कई बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है, बट तब भी लोगों को होता है। बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी दीपिका पादुकोण, शी सेड कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं था, ना ही मैं किसी ब्रेकअप से गुजर रही थी, ना ही मैं अपने करियर के पीक पे थी, बट तब भी उन्होंने डिप्रेशन का सामना किया। तो सर, क्या ज़रूरी है कि कोई रीज़न से ही बैक्ड अप हो वो? और दूसरी चीज़, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे हम वो फर्स्ट स्टेप लें टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? देखो, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। यहाँ पर आम भारतीय को ये लगता है जो कि मानसिक स्वास्थ्य से साक्षर नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि जो भी हमें दुख मुझे मिल रहा है, मैं कष्ट में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, उसका कोई बाहर कारण होना ही चाहिए। जिस समस्या की आपने बात करी, मैं हजारों मरीजों को देख चुका हूँ, उसमें 90% लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि जब मेरे पास वो एक दीवार फिल्म का डायलॉग है, मेरे पास कपड़ा है, मकान है, पैसा और माँ भी है, उसके बावजूद मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनका कोई कारण होना आवश्यक नहीं है। खराब मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हमें परेशान करता है। उल्टा, अगर हमारे ब्रेन में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं इडियोपैथिक, जिसका कोई कॉज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मानसिक रोगों का जो आधार है वो जेनेटिक भी होता है, जहाँ पर हो सकता है आपके पास सब कुछ हो
जेनेटिक जो लिंक है वो भी बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको बिना किसी फाइनेंशियल लॉस के, आपको बिना किसी पर्सनल लॉस के, बिना किसी डिफ़िकल्टीज़ के, आपका ऑफिस बहुत अच्छा चल रहा है, कोई आर्थिक समस्याएं नहीं है, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपको किसी भी प्रकार के मानसिक रोग हो सकता है। तो इस मिथ से निकलें कि किसी भी प्रकार का ओहदा, किसी भी प्रकार की जॉब सिक्योरिटी, किसी भी प्रकार का पैसे का होना, किसी भी प्रकार का आपका सोशल सपोर्ट होना, ये आपको मानसिक रोग नहीं होने देगा। होने पर ये सपोर्ट सिस्टम है, बट ये वैक्सीन नहीं है कि होगा ही नहीं। तो इस मिथ से हमें निकलना चाहिए। अब आपके प्रश्न के मैं दूसरे हिस्से में आता हूं, जहां से आपने बोला कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कहां से आएगा? अवेयरनेस से। और दूसरा, उस अवेयरनेस के चलते मैं किसी से हेल्प लूं, उसमें क्या रेजिस्टेंस है? स्टिग्मा का। यार मुझे तो कोई लोग क्या कहेंगे, पागल हो गए हो, मानसिक रोग हो गया है, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तो ये जो स्टिग्मा का भाव है वो केयर लेने में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनता है। लोग सालों साल तक, यहाँ तक कई बार जिंदगी भर दवाएं नहीं लेते, जिंदगी भर हेल्प नहीं लेते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस, साथ में स्टिग्मा से हट करके हमें एक टैबू ब्रेक करना होगा, बात करनी होगी। दूसरी बात ये हमें समझना होगा कि मेरे जब कुछ चेंजेस समझ में आने लगे, क्या अवेयरनेस? जब मेरी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आने लगे, मेरे बिहेवियर में परिवर्तन आने लगे, मैं जैसा पर्सनालिटी, एक मेरा ट्रेड था, हर इंसान का एक स्वभाव होता है कि यार ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। जैसे मुझे कि यार मैं जॉली नेचर का हूँ, वोकल हूँ, लगभग उस किसी भी बात पे विचार रखने में बिलीव करता हूँ। अचानक इस पर्सनालिटी में अगर चेंजेस दिखने लगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तो आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस हो रहा है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, और कई बार सब्सटेंस अब्यूज़ अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो शुरू कर देते हो टू कोप अप दैट एंजाइटी। और कई बार अगर आप नशा कर रहे हो ऑलरेडी, उसका अमाउंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ऑफिस में जो है प्रोडक्टिविटी वो काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। बच्चों की ओवर थिंकिंग की बात करें तो वहाँ पर ग्रेड्स कम होने लगते हैं, स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर हो जाता है, दूसरे साथियों से एडजस्टमेंट पुअर हो जाता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ में मन नहीं लगता है, हमें जो इंटरेस्ट पहले थे उनमें अब हमें मज़ा नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि कब मुझे अवेयर होकर के यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है। हालांकि कई गंभीर मानसिक रोग हैं जिनमें व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि ये मानसिक रोग हो सकता है, लाइक सीजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, जहाँ पर व्यक्ति को शक होता है कि कोई उसके बारे में बातें कर रहा है, उसको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, उसे बिलीफ हो जाता है कि नहीं ये कोई लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जिन्हें हमारी भाषा में डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो ऐसे भी रोग हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, कॉन्टिन्यूस बात ही करते जाना, उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें ऐसा लगता है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, उनकी भगवान से बातचीत चल रही है, और बहुत बड़े बड़े वो ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो ये लक्षण जब कभी भी समझ में आए तो मुझे लगता है कि आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। तो बहुत सही। आई थिंक आज आपने बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर किए होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि कोई रीज़न ही हो पीछे आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के होने पर। दूसरी चीज़ सर, आपने थोड़ा बहुत सब्सटेंस अब्यूज़ की बात की, तो अगेन आई वुड वांट टू टॉक अबाउट अ वेरी प्रेवलेंट बट नॉट टॉक्ड अबाउट इशू। तो सर, जो ओवर थिंकिंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स को मल्टीप्लाई करती रहती है और हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेट हो जाता है। और सर ऐसे में आजकल जो हम देख रहे हैं कि वीड कंजम्पशन बहुत हो रहा है, और ऐसे मैरिजुआना, बाकी सारी चीज़ें, ऐसी कंपनीज भी आ रही हैं जो हेम्प ऑयल्स और इनके फॉर्मेट में रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। और सर जो लोग कंज्यूम करते हैं उनका हमेशा कहना रहता है कि इट मेक्स आवर ब्रेन स्लो। तो इज़ इट अगेन रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग कि वो उस स्लो मोड में जाना चाहते हैं इसलिए उसे कंज्यूम कर रहे हैं?
और क्या ये सही है, गलत है, इस पे आप आई वुड वांट यू टू थ्रो सम लाइट। देखिए, मेंटल इश्यूज मुझे हो रहे हैं, मुझे ये नहीं पता है कि मैं कब साइकेट्रिस्ट से मिलूं, मुझे नहीं पता है कि कब मैं साइकोलॉजिस्ट से मिलूं, मुझे उसको कोप अप करने के हेल्दी तरीके नहीं पता है। तो अब मैंने देखी है एक वेब सीरीज जिसमें मेरा फेवरेट हीरो ब्रेकअप के बाद में माल फूक रहा है, सुट्टा मार रहा है, उसको लग रहा है कि 2 बियर ले लो यार, उससे चीज़ें हल्की हो जाएंगी। तो वो चीज़ें मुझे प्रेरित करती हैं सेम इमोशनल डिस्टर्बेंस पे। तो हम वो शुरू कर देते हैं एंजाइटी को कोप अप करने के लिए। सर्टेनली आप थोड़ा सा सोचिए कि गांजा पीने के बाद अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल रहा है, इसका क्या मतलब है कि ब्रेन के केमिकल्स में ही उसने जाकर के काम किया होगा, तभी तो हमारा व्यवहार बदला। सिंपल सा लॉजिक है। तो कई बार तो हमारे पास लोग ऐसे आते हैं कि गांजा तो सर आयुर्वेदिक है क्योंकि वो तो पत्ती है, ऐसे ऐसे उनके लॉजिक रहते हैं। तो हम एक अनहेल्दी वे को स्टार्ट कर देते हैं जो कि तात्कालिक मुझे रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं। साइकोसिस के बहुत सारे बच्चे आते हैं, प्रतिष्ठित कॉलेजेस में ये बहुत ज़्यादा आजकल चलन में है और इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इसको कूल से जोड़ दिया गया है। तो जब हमें अपने पीयर प्रेशर में किसी भी काम से टोकन मिलता है तो वो बिहेवियर और अप होता है कि यार वो मैंने तो 2 जॉइंट फूके, अरे क्या कूल है यार, देख मैंने 4 जॉइंट फेंके, मुझे पेन नहीं हुआ, मैंने यहाँ से यहाँ तक टैटू बनवा लिया। तो एक पीयर में एक मॉडल जाता है कि यार ये बंदा तो कूल है, और धीमे धीमे सबकॉन्शियसली ये चीज़ें नॉर्मलाइज होती चली जाती हैं और वही यूथ उसको फिर कॉपी करने लगता है। मैंने अपनी बुक ओवर थिंकिंग से आज़ादी में एक पात्र रखा है आलिया, जिन्होंने जो नशे की गिरफ्त में आई और स्ट्रेस कोपिंग के लिए उन्होंने नशे को यूज़ किया, और मैंने इसमें पर्पसफुली जो नाम है वो आलिया रखा है, लड़की का नाम रखा है। ये है, मिथ तोड़ना चाहता हूँ कि फ़िलहाल जो नशे का कंजम्पशन है वो जो समाजशास्त्री हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, इस नज़रिए से भी देखें कि जो यहाँ पर जेंडर को लेकर के वर्जनाएं थी कि पुरुष ही नशा करता है, साथ में वो भी वर्जनाएं तोड़ने का मैं काम कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आपको ये बुक का चैप्टर पढ़ना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और सही राह के बारे में भी मैंने इसमें डिस्कशन किया है। सर, आपका बुक का टाइटल ही इतना पावरफुल है। मैं चाहती हूँ, ऑफ कोर्स मैं पूरी बुक भी पढ़ूंगी, बट मैं चाहती हूँ उसमें से आप अपने सबसे फेवरेट पार्ट को डिस्क्राइब करें और उससे क्या निकल के आता है। अगर वो कोई स्टोरी है तो उससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आप कोई एक स्पेसिफिक पार्ट जो हाईलाइट करना चाहें और दर्शकों को बताना चाहें। देखो यार, क्या है कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं, दवाओं की बात करते हैं, डॉक्टरी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो फेथ हीलिंग है, जो हमारे धर्म हैं, जो हमारे आध्यात्म हैं, जो हमारी धर्म ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उनको हम एक दकियानूसी प्रैक्टिस मानते हैं, जो कि हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा उस पर लोगों का बिलीफ है। तो जो साइकेट्री है वो कल्चरल एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो मैंने इस किताब में जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन के माध्यम से, काउंसलिंग पार्ट है, जो सोशल सपोर्ट है, उसके बारे में तो बात किया है। बड़ी प्रमुखता से मैंने इसमें धर्म, आध्यात्म, योग, माइंडफुलनेस और गीता के उपदेशों का विवरण किया है। मैंने इसमें इस्लाम की बात की है, मैंने इसमें जैनिज़्म की बात की है, मैंने इसमें बुद्धिज़्म की बात की है, और वो भी साइंटिफिक बेसिस पर। उनके जो भी मैंने बात करी है, शोध आधारित उनके बारे में बताया गया है कि ये प्रैक्टिसेस करने से भी चीज़ें बेहतर होती हैं। इवन फेथ हीलिंग का भी रोल है, जो विश्वास आधारित चिकित्सा है, प्लेसिबो भी काम करता है। हालांकि वो बहुत गंभीर केसेस में काम नहीं करता, लेकिन हम ये कह दें कि बिल्कुल ज़ीरो है तो दैट इज़ रॉन्ग। तो मैंने ये वाले पहलू पर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण डाला है, और मुझे लगता है ये किताब हर भारतीय की किताब है। इस किताब में मैंने कोशिश की है कि जो अभी तक हमारे पास, हमारे देश में जो लैकुना था, वो ये था कि जो मेंटल हेल्थ की सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उसमें रॉबर्ट और जूलिया की प्रॉब्लम है, विलियम्स की प्रॉब्लम है, मेरी किताब में सुनीता की प्रॉब्लम है, विनीता की प्रॉब्लम है, स्नेह की प्रॉब्लम है, चौबे जी की प्रॉब्लम है, त्रिवेदी जी की प्रॉब्लम है। सबकी प्रॉब्लम्स को मैंने लिखा है, और भारतीय संस्कृति के ताने बाने में, क्योंकि मेरे कल्चरल फैक्टर अलग हैं,
मुझे यहाँ पर 18 साल में भी घर में रखा जा रहा है, मेरे को माँ के पास में सुलाया जा रहा है। दूसरे देशों में जहाँ रॉबर्ट जूलिया है वहाँ पर 18 साल का बच्चा घर के बाहर जा रहा है। तो कैसे हमारे जो सोशल फैक्टर हैं वो कैसे प्रभावित नहीं करेंगे? तो वहाँ का जो प्रिवेंटिव मॉडल होना चाहिए वो हो सकता है हमारे लिए काम नहीं करे। हमारे बच्चों के साथ स्कूल में बिहेवियर डिफरेंट है, उनसे एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। मेरी किताब में एक बच्चा अमन है, वो 9 साल का बच्चा है, 4th क्लास में। वो 3 बजे से उठ कर के लिए इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको पहली रैंक लानी है। ये पश्चिमी देशों में नहीं है। तो कैसे वहाँ के जो फैक्टर्स हैं वो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? तो ये लैकुना था, इसलिए मैंने पूरे देश के लिए ये किताब लिखी है और ये मेरे प्रोफेशनल जिम्मेदारी का एक्सटेंशन है। और जल्द ही मैं इसने आपको बता दूं कि ये 8 भाषाओं में उपलब्ध होगी। अभी इंग्लिश और हिंदी में है और जल्द ही हम जितनी भी दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं उनमें भी हम ये किताब ला रहे हैं। और मेरा ये सपना है, मेरी ये इच्छा है और मेरी ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर भारतीय मानसिक स्वास्थ्य साक्षर हो सके, मेंटल हेल्थ लिटरेट हो सके, ताकि मेरे देश के जो लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सके। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, QOL की बात करते हैं, वो बढ़े, लोग खुशहाल हो सके, उत्पादक बन सके और प्रोडक्टिविटी से हमारा जो देश है वो अपलिफ्ट हो। वाओ सर, द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग इज कमेंडेबल। और अक्सर सर लोग बहुत स्टबर्न हो जाते हैं अपनी ही तकनीक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप साइकियाट्रिस्ट है तो एक उसे सिर्फ साइकियाट्रिक अप्रोच देते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट है तो वो हमेशा कहेगा कि नहीं, थेरेपी इज द ओनली वे। तो आपने एक बहुत अच्छे से एक प्रैक्टिकल बात कही जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि जिसको जैसे समझ में आ रहा है। इवन प्लेसिबो वर्क्स, माइंडसेट मैटर्स। आप किसी चीज़ के बारे में साइकोलॉजिकली क्या सोच रहे हैं, आपका उस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इट डज मैटर। और सर आपकी बुक में जैसे आपने सोसाइटी की बात की, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सोशल साइकियाट्री पे अब डाइवर्ट होंगे। कैसे सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, ऑब्वियसली जेंडर बेस पे अलग हैं, एक महिला के लिए वो अलग हैं, एक पुरुष के लिए अलग हैं, आजकल LGBTQ कम्युनिटी भी है, उनके लिए वो अलग हैं। फिर देश विदेश में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कहा कि 18+ जो भी बच्चे रहते हैं वो जल्दी से घर छोड़ देते हैं, यहाँ पे सब अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। तो सर जो ये कम्युनिटी डिफरेंसेस हैं, जो सोसाइटल डिफरेंसेस है, कैसे सोसाइटी से रिलेटेड हमारी मेंटल हेल्थ होती है और कैसे एज अ सोसाइटी हम इस प्रॉब्लम को साथ में केटर कर सकते हैं और अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं? यार ये बहुत ही जटिल विषय है। क्या है कि जो भी हम अभी अपने कल्चर में बदलाव देख रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वेस्ट को कॉपी करते जा रहे हैं। मेरा जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है वो है भारतीय समाज का बुना हुआ ताना बाना। मेरी परवरिश है भारतीय समाज, भारतीय कल्चर, भारतीय जलवायु, भारत की परंपराओं के अनुसार है मेरा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, और मैं बाहर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ वेस्ट की। तो जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है वो मुझे लगता है बहुत बड़ा कॉज बन रहा है। जब उनको हम कल्चर को अगर फॉलो करेंगे तो उनका जो सामाजिक ताना बाना है, सपोज उनका स्कूलिंग है, उनका ऑफिस का टाइम है, उनके त्यौहार के तरीके वो बिल्कुल अलग हैं, उसके हिसाब से वो लाइफ स्टाइल है। बट हम लाइफ स्टाइल वो चाह रहे हैं और यहाँ पर कल्चर में बदलाव के बिना तो वो मिसमैच हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अंधा अनुकरण न करके मुझे मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरे परिवार के लिए क्या लॉजिकल है, इन टर्म्स ऑफ अगर हम लॉन्गिट्यूडनल रेस की बात करें कि मुझे जीवन एक मैराथन दौड़ है यार, तो उस मैराथन दौड़ने में मेरे लिए क्या सूटेबल रहेगा, कौन सा कल्चर सूटेबल रहेगा लॉन्ग रेस में, जहाँ पर मेरा परिवार खुशहाल रह सके, मैं प्रोडक्टिव बन सकूँ और मेंटली हेल्दी रख सकूँ, उसके बारे में समझने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू जो जिस तरीके से इंटरनेट अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, अपने आप को वो मजबूत कर रहा है, तो वो चीज़ें हम इनगल्फ करते जा रहे हैं। किस प्रकार का डेटा हम अंदर खा रहे हैं, किस प्रकार की लाइफ स्टाइल दिख रही है। यार वो तो फेसबुक में गया है मालदीव्स घूमने, यार मैं तो नहीं जा पाया, एक तुलना आ रही है, मुझे लग रहा है मैं इन्फीरियर हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक से पैसे उठा रहा हूँ, मुझे भी जाना है थाईलैंड, मुझे भी जाना है बैंकॉक, मुझे भी जाना है मालदीव्स, मुझे भी जाना है ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में फिर मेरे जो डिसीजंस होंगे वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।
तो बहुत सारा जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, बहुत सारा जो द्रुतगामी जो इंटरनेट है, उसके डिसएडवांटेजेस भी हम उठा रहे हैं, क्योंकि हम बाहर का इन्फ्लुएंस मेरे दिमाग पर, मेरे सोचने के तरीके पर, मेरे रहन सहन पर पड़ रहा है। तो ये फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है और बहुत टफ है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हम सब परेशान घूम रहे हैं। I think we should all use social media and not let it use us. यस, बिल्कुल सही। और सर, जो सोशल मीडिया का आपने नेगेटिव असर के बारे में बात की, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी ट्रेंडिंग जो अभी टॉपिक चल रहा है, जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट नाम के एक शो में रणवीर अलाहाबादिया का कुछ स्टेटमेंट था, काफ़ी डेरोगेटरी स्टेटमेंट था, और इसमें दो पक्ष की बातें हो रही हैं सर, कि एक तो ऑफ कोर्स लोग ऑफेंड हुए हैं, लोगों ने केसेस किए हैं, पीपल डू नॉट अग्री विद इट, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, और दूसरा एक पक्ष ऐसा भी है जो कहता है कि इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो इस पे आपका क्या मानना है सर, और इसको हम कैसे एक कंक्लूडेड फॉर्म में इस पे आ सकते हैं? देखो यार, ये बहुत बड़ा टॉपिक आपने बात करने के लिए निकाला। और आप देखिए कि जो ओवरऑल जो हमारा देश है, आज से 15 साल पहले की सोच, उनके काम करने के तरीके, उनकी लाइफ स्टाइल, और आज के सोचने के तरह, आज की लाइफ स्टाइल और आज का बिहेवियर कितना ज़्यादा बदल चुका है। तो ये एक प्लान है कि किसी ना किसी तरीके से हम सब के सब, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, कि हम सोशल मीडिया के कस्टमर्स बने, हम अपने प्रचार प्रसार के लिए यूज़ करें, लेकिन हम काम उनके लिए कर रहे हैं, हम सब उनके वर्कर हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उनका ही भला कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारी इनसिक्योरिटीज़ को पहचान लिया है कि कहाँ से ये आदमी मुझे मिल जाएगा मेरे काम के लिए। अब मुझे लग रहा है कि मेरी फ़ोटो पर 100 लाइक आ रहे हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे मेरी अंदर इनसिक्योरिटी है, सोशल वैलिडेशन मिले। उसने मेरी इनसिक्योरिटी को पहचान लिया कि भाई इस बंदे को ये चाहिए यार, तो ये प्लेटफॉर्म दे दो ताकि वो मेरा ही प्रचार प्रसार कर सके। मुझे लग रहा है कि मुझे लाइक मिल रहा है, जबकि मैं काम कर रहा हूँ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। अब बात आती है कि यहाँ पर हम करें क्या। तो मैं किस तरीके से, क्यों यूज़ करूँ, कब यूज़ करूँ, कितना यूज़ करूँ, अगर ये हमने एक फ़िल्टर वहाँ पर अपने लिए लगा लिया, तो हम उसके वाइज यूज़ कर सकते हैं। फिर हम सोशल मीडिया को यूज़ कर लेंगे। हम उनके लिए, उनके तो कस्टमर हैं, सॉरी, उनके एम्प्लॉय तो हैं ही हैं, एम्प्लॉय शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो कम से कम हम अपने मालिक से कुछ ना कुछ बेनिफिट निकाल लेंगे, अगर हम ये 3 प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कर लेंगे, कब, कितना और क्यों यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया। इस तरीके के कंटेंट क्या होते हैं, लोगों में एक ट्रॉमा पहुंचाते हैं। और ये कई बार कुछ लोगों के लिए, मैं तो हो सकता है ये भी कहना चाहूँगा कि जिनसे सीधा ये प्रश्न पूछा गया है, व्यक्तिगत रूप से उनके मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है, उनको भी एंजाइटी में डाल सकता है। जिस तरीके का प्रश्न उन्होंने पूछा जिस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट से, वो, और दूसरा पूरे समाज की सोच पे एक धक्का पहुंचता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तो वो शॉक पहुंचाता है। लेकिन अगर हम इससे हट कर के बात करें, तो जो वल्गैरिटी अभी वो फैला रहे थे, उसमें तो तालियां बज रही थी। अभी हमारे आपके कंटेंट में 5000 व्यूज़ आने में पसीना आ जाएगा, नहीं देखेंगे लोग, कहेंगे अरे क्या है। लेकिन अभी हम यहीं पे गाली गलौज करेंगे तो हो सकता है मिलियंस में आ जाए, अश्लील बातें करें मिलियंस में चला जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ये सुनना चाहता हूं। क्रेता है तभी विक्रेता है। तो ना केवल ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ना केवल कंटेंट क्रिएटर हैं, बल्कि जो इनगल्फ कर रहे हैं दर्शक, उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या देखें क्या नहीं देखें। हीलिंग, एम्पैथी, प्यार, स्नेह, ये कंटेंट को हम प्रमोट करें। इन कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि एल्गोरिदम में इनको आगे करें। आपने भी तो एल्गोरिदम में उसको आगे कर रखा है। बिल्कुल सही बात। आप बुद्ध की बात करेंगे, आप कबीरदास की बात करेंगे, वो बात आपकी वायरल नहीं होगी।
आज हमने आपने बात की जिससे हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश का भला हो रहा हो, ये क्या उन सोशल इन्फ्लुएंसर जैसी वायरल हो सकती? नहीं होगी। हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको अपने फ्रेंड्स को भेजना पड़ेगा कि देख, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सभी लोगों का काम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझनी होगी कि उनके कंटेंट से मेरे देश का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मेरे देश की हर बच्चे की सोच जो है विकृत हो रही है, मैनिपुलेट हो रही है, उसके अंदर टॉक्सिसिटी आ रही है, उसके अंदर कंपैरिजन आ रहा है, उसके अंदर जेलसी आ रही है, उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि वो फोमो जैसा हो रहा है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं तो लेफ्ट आउट हो जाऊंगा। तो आप मेरे देश की पब्लिक को इनसिक्योर बना रहे हो ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे कंटेंट को प्रसारित करके। फिर धीमे धीमे यूथ में वो कूल का सिंबल आ जाता है, जो जिसने जितनी गाली बकी वो उतना कूल है। भाई ऐसा तो है नहीं कि इस घटना के पहले उस शो में कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। बात क्या हो गई, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने अपनी जो इमेज है डिफरेंट बना रखी थी, उससे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने बोला तो बवाल हो गया, बाकी तो उसमें वही हो रहा था। तब हम लोग कहाँ थे? तब हमें बड़ा मजा आ रहा था। बिल्कुल सही। तो सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी होगी, क्योंकि अगर हमने समाज की सोच को विकृत कर दिया तो फिर हम कुछ भी अचीव कर लें, हो सकता है कि हम मंगल चंद्र पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएं, बट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसकी मेरे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं वो हासिल होने में बहुत डिफिकल्ट होगा अगर सोच विकृत है। तो हमें सोच को स्वस्थ बनाने के लिए करुणा, दया, प्रेम, सहिष्णुता, ऐसी बातों का प्रचार प्रसार करना होगा। और आपके पॉडकास्ट माध्यम से मैं सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे कंटेंट को एल्गोरिदम में लाएं ताकि लोगों को एक बेहतर कंटेंट देखने को मिल सके। और सोशल मीडिया जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन सकता है। आप देखिए कि आज आप सोशल मीडिया को कब्जा कर रहे हो, उसके थ्रू कब्जा कर रहे हो। आज ऑस्ट्रेलिया ने शुरू कर दिया है, उसने बोल दिया कि 15 साल तक हमारा कोई भी लड़का नहीं इसको छुएगा। हमारे यहाँ 15 साल के बच्चे को सोशल मीडिया अलाउ नहीं रहेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप वहाँ पे उन्होंने बच्चों पर प्रभाव देखा होगा। तो ऐसे भी एक्शंस हमें लेने की ज़रूरत होगी। और ये बहस बहुत ही सकारात्मक दिशा में चल रही है। इससे कहीं ना कहीं एक जवाबदारी, सबकी जवाबदेही जो है वो डिसाइड होगी। सर, सोशल मीडिया की बात से मुझे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री है, द सोशल डिलेमा करके, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है सर। उसकी 2-3 बातें इतनी स्कैरी थी, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। उस डॉक्यूमेंट्री में क्या हुआ है कि ये जो वेरी फेमस सोशल मीडिया साइट्स हैं लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी, तो इसके जो टॉप CEO लेवल के लोग हैं जिन्होंने ये एल्गोरिदम क्रिएट किया है, जिन्होंने ये पूरा प्रोडक्ट क्रिएट किया है, पहला सवाल तो उनसे पूछा गया कि जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस होती है देने को, तो अल्टीमेटली उस बात का सार ये था कि जो इंस्टाग्राम है और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट कुछ नहीं है, उनके प्रोडक्ट है हम। मैंने तो बोला एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई, वी आर वर्किंग फॉर देम। वो हमारे डेटा पे पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस पे काम करते हैं और उसके बेसिस पे एल्गोरिदम चलाते हैं। दूसरी चीज़ जो और भी ज़्यादा स्कैरी थी सर, उसमें जिसने ये एल्गोरिदम बनाया है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि मैं खुद उस एल्गोरिदम का आदी हूँ और मैं खुद नहीं निकल पा रहा हूँ। जिस तरह की नोटिफिकेशंस और लूप्स वो क्रिएट करता है एल्गोरिदम, उसमें वो खुद स्टक हो चुके हैं। तो अभी सोशल मीडिया स्पेशली जिस दिशा में जा रहा है, इट्स वेरी वेरी स्कैरी। और आपने बहुत सही कहा कि एक मेंटल हेल्थ की ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सिर्फ आप सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ मैं सॉल्व नहीं कर सकती, सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सॉल्व नहीं कर सकते। एज अ कम्युनिटी हमें सामने आना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सर, आज आपने हमें बहुत सारी इंसाइटफुल चीज़ें बताई और मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें आई ओपनिंग भी रहीं कि जो लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा उसके बारे में भी आपने बहुत सारा डिस्कशन किया हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच। बट आपके जाने से पहले कोई एक मंत्रा जो आप सबको देना चाहेंगे रिगार्डिंग टेकिंग केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ, या एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ जो उन्हें अपने रूटीन में डालनी चाहिए, या कोई भी एक जनरल मैसेज जो आप
हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं? यार मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि आप 7 से 9 घंटे की रात की नींद लीजिए। आपने सब एक बात पूछी तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप रात की इतनी स्लीप ले रहे हैं तो बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत बड़ा एक टूल बन सकती है। 3 से 4 किलोमीटर का वॉक और ऐड कर लिया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। और तीसरा, अगर आपने कम्युनिकेशन ऐड कर लिया, अच्छा संवाद, अपने मन की बातों को शेयर करना, तो ये तीनों का जो ट्रायड है ये अच्छा खासा प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर सकता है अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं हैं। और अगर हैं तो उनमें एक सहायक बन सकता है जिससे आप इसको निकलने में मदद मिलेगी इन तीनों को यूज़ करने के लिए। और सोशल मीडिया के बारे में एक कमेंट कि हमें रिएक्शन से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देना है। जब आप रात में 5-10 मिनट आराम से खुद को दें, उसमें पूछें कि ये जो कंटेंट मैं इनगल्फ कर रहा हूँ ये मेरे अपलिफ्टमेंट में कितना ज़्यादा रोल प्ले करेगा, मेरे सोच, मेरे व्यवहार, मेरी पर्सनालिटी पे क्या सकारात्मक प्रभाव डालेगा, और इसका जो जूस निकला है उससे मैं अपनी सोसाइटी को, अपने नियर और डियर को क्या दे पाऊंगा। अगर ये 3 कठिन प्रश्न आप पूछते हैं तो यकीन मानिए सोशल मीडिया को आप बेहतर ढंग से यूज़ कर सकेंगे और वो आपका सहयोगी बनेगा, ना कि आप उसके गुलाम। और आप ओवर थिंकिंग की गुलामी से बचते हुए ओवर थिंकिंग से आज़ाद हो पाएंगे। वाह सर, आपने इतनी कॉम्प्लेक्स बातें इतनी सिंपली पुट की, और सीरियसली मुझे लगता है कि ये हमारे सारे पॉडकास्ट में से अभी तक का बेस्ट हुआ है और ऑडियंस इससे बहुत कुछ सीखने वाली है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आए, अपना टाइम निकाला। दिस इज़ रियली रियली वैल्यूएबल एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू। थैंक यू।